हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस पे। तो चलिए भाई, आज एक नया मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आए हुए हैं जिसे हम हल करेंगे। तो 2022 की तैयारी काफ़ी सुपर लेवल पे तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब देर मत कीजिए, अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आइए, अगर आप अपने हिंदी सब्जेक्ट में यानी हिंदी विषय में अगर आप 90 के ऊपर लाना चाहते हैं तो आइए हम इसका एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके पास 2022 का मॉडल पेपर। आइए हम इसको हल करते हैं और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को वॉच करके अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकें। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलो भैया शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसमें बोला जा रहा है क्या, समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा। अंक आपका देख रहे हैं आप कितने नंबर का आपका रहेगा भैया, ये आपको मिलेगा टोटल कितने नंबर का, 100 नंबर का। ठीक है जी, तो 100 नंबर का तो मिलेगा, ये तो ठीक है। लेकिन हमें क्या क्या कंडीशन है, बोला जा रहा है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि आपको 15 मिनट क्या करना होगा, क्वेश्चन को रीड करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो दूसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को सभी प्रश्न उत्तर देना है। यानी कि दोनों खंडों का सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, हमें कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहला नंबर है खंड क। खंड क में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। उसका प्रश्न 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क वाला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके सामने यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है और इस क्वेश्चन को यदि आप हल करते हैं तो 1 नंबर आपके खाते में जोड़ा जाएगा। तो चलिए एक बार आप लोग अपनी छोटी सी प्रयास कर सकते हैं, कमेंट करिए फटाफट और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका गोकुलनाथ, दामोदर दास, नाभा दास, मुंशी सदा सुखलाल। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, जो कि कौन सही है। चलिए, तो अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हो गई है, आइए हम आपको बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा दामोदर दास। ठीक है, मिला लीजिए इसको। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, प्रश्न नंबर संख्या ख में बोला जा रहा है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कौन सा है। कविवचन सुधा है, सरस्वती है, मर्यादा है, हंस है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही करना होगा जिसमें 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें से सही कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ये है कविवचन। ठीक है, यानी भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है, कविवचन है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न संख्या ग में आते हैं। तो प्रश्न संख्या ग में बोला जा रहा है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। आपके क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, 3 ऑप्शन है, सन 1918, 1919 में, सन 1936 में, 1938 में। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा हम चेक करें कि क्या आप लोगों की तैयारी सही चल रही है। अब ऐसा तो नहीं कि खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री के चक्कर में परेशान है, कहीं हिंदी हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और देखते हैं कौन बताता है। ठीक, चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर घ के पास। तो क्वेश्चन नंबर घ में क्या बोला जा रहा है कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैनेन्द्र है, अज्ञेय है, प्रेमचंद है, हरे कृष्ण प्रेमी है। तो सेवा सदन के जो रचनाकार हैं वो स्पेशली आपके कौन है भैया, तीसरे ऑप्शन वाले जो हैं प्रेमचंद हैं। क्लियर है। चलो भाई अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अंग वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अंग वाले प्रश्न में बोला जा रहा है कि हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है, 1 नंबर उसको भी दिया जाएगा जो इस प्रश्न को करेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बताइए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इंसा अल्लाह खा, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, विष्णु प्रभाकर। तो इसमें से सही उत्तर क्या है भाई, आप बताइए। हिंदी की जो प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है,
किसको दिया जाता है, जल्दी बताइए बिना देर किए। तो हम आपको बता देते हैं, इसमें से जो सही उत्तर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 3 वाले रामचंद्र शुक्ल। तो फटाफट नोट करते रहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो ये देखिए, अभी तक तो गद्य का क्वेश्चन था विकल्पीय, अब पद्य का आएगा यानी पद्यांश का। तो इसमें बोला जा रहा है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं कीर्तिलता, क्या भाई, हाँ, विसल देव रासो, आलखंड, पद्मावत। तो सबसे पहले तो हम बात करें, इसमें जो आदिकाल का ग्रंथ है वो तो पद्मावत है, ये है, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन है जो आपका नहीं है, वो है क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ख वाले प्रश्न में अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे है, भक्ति काल की। ठीक है, यानी अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की। किससे, भक्ति काल में देखा जाए भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये 4 ऑप्शन सही है। अष्टछाप के जो कवियों का संबंध है भक्ति काल में वो है कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ग पे। श्रृंगार और वात्सल्य रस में अमर कवि, तो सही बताइए और सटीक बताइए। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, कौन है भैया, केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर है वो है आपका सही उत्तर सूरदास। ठीक है, बोलते हैं ना इनको, सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास। ठीक है, अब के सब खद्योन सभी जातन तहत प्रकाश। ठीक है, तो सूरदास जी आपके हैं। आइए भाई, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या घ में क्या बोला जा रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा है। ये जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है, यह रचना किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन दिया गया काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर है वो है आपका काव्य, यानी कि ये कविता है। और कौन सी कविता है, नई कविता है। ठीक है जी, चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा नई कविता है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अंग पे। बोला जा रहा है कि यहाँ बोला जा रहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, कथन है, किसकी कथन है। चलो भैया, ऑप्शन में है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन नंबर पहला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ठीक है, और इसमें से जयशंकर प्रसाद भी हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए कहीं तो आप इन दोनों में से किसी का ऑप्शन देखते हैं तो सही कर लीजिएगा। तो ये आपका विकल्पीय क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आपका टोटल 10 नंबर का है, और 10 नंबर अगर आपको मिल जाता है तो आपकी तो डांस कर पड़ेंगे। ठीक है, बल्ले बल्ले। और ये मिलेगा कैसे, देखिए, बिना कुछ किए तो मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसमें जाहिर सी बात है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे 5 ठो प्रश्न पूछा गया, इसी में से प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के और लेखक का नाम लिखिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे चैप्टर को, तभी आप जवाब दे पाएंगे। यदि आप इनके जैसे अगर 5 क्वेश्चन का जवाब अच्छे से लिख देते हैं तो आपके 10 नंबर ये हो जाएंगे। वैसे ही अथवा करके एक पैराग्राफ और दिया रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से रीड करके 5 प्रश्न इसमें भी पूछा जाएगा। या तो आप ऊपर वाला करिए या तो आप अथवा वाला करिए। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है दोनों में से एक ही करना है, और ये 10 नंबर आपको लेकर जाना है, चाहे जैसे, छोड़ना नहीं है। ठीक है, आइए अब आते हैं हम, ये किससे पूछा गया था, ये गद्य से पूछा था। अब पद्य में यानी पद्यांश पर देखते हैं। पद्यांश का भी देखिए 10 नंबर रखा गया है। हर प्रश्न 2 नंबर का होगा, 5 प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि पद्यांश पर आधारित
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके कुछ पद्यांश दिए गए हैं आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इसके अर्थ की गहराई में जाना पड़ेगा और इसको समझने के बाद आपसे 5 प्रश्न पूछा जाएगा। 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे देते हैं तो ये 10 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि टोटल 10 20 30 नंबर आपको मुफ्त में मिल गया बिना कुछ किए। बस आप थोड़ी सी तैयारी करिएगा, मिल जाएगा। अगर आप लोगों को काव्य के बारे में जानना है, यानी कि काव्य यानी जो भी कविता में दिया गया है उसका अर्थ यदि आपको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको सारा का सारा टॉपिक एकदम अर्थ बताकर क्लियर कर देंगे। तो चलिए भाई, अब हम आते हैं अथवा पे। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिया रहता है अथवा, बोला जा रहा है इस धरासी जग का क्रम, यानी कि एक तरीके से ये भी आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है, इसके हिंदी को अच्छे से समझना है और इसमें पूछे गए 5 प्रश्नों का जवाब एकदम सही और सटीक देना है। 1 2 3 4 5 यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर यहाँ का भी, सॉरी कितना है भाई, हाँ 10 नंबर ये भी आपको मिल जाएगा। अथवा इसलिए दिया गया, आपको जो आता है वही करिएगा, जो नहीं आता है उसको भी करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, लेकिन छोड़िएगा मत। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। बाबू ये 4 नंबर का आता था प्रश्न, लेकिन इस बार 5 नंबर में आया है। तो 5 नंबर में आया है तो इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें आपके दिए गए हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोजी सुंदर रेड्डी और नीचे दिया गया है क्या, 3 ठो कवि के नाम, लेखक के नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको एक का जीवन परिचय लिखना है, जिसको लिखने से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय बहुत आसान है, आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। वैसे ही जैसे ये गद्य का जीवन परिचय पूछा गया था कवियों का नाम, वैसे ही दिया गया है खंड ख नहीं भाई, प्रश्न संख्या ख। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या होना चाहिए, जीवन परिचय के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी वर्णन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। और इसमें कौन कौन से लेखक आए हुए हैं भाई, कवि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो ये 4 कवि आपके हैं और इनमें से आप तैयार कर लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। तो आइए, इसमें भी 5 नंबर आपको मिल ही गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। या तो आप वो कर लीजिए, या तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बिल्कुल आपको जीवन परिचय लिखना ज़्यादा आसान होगा, आप उसको कर सकते हैं। चलो भैया, अब आते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न संख्या 7 में, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है, 5 नंबर का क्वेश्चन है बाबू। तो 5 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो इसमें क्या पूछा गया है, बोला जा रहा है कि रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो चलिए भाई, अगर आपको रश्मिरथी के बारे में पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमें कमेंट करिएगा, आपको हिंदी का हर टॉपिक हम क्लियर कर देंगे और आपकी तैयारी इतनी अच्छी करवा देंगे कि आप 92 नंबर के नीचे नहीं पाओगे, आप लिख के ले लीजिएगा, लेकिन आपका भी मेहनत उसमें पूरा होना चाहिए। तो चलो भाई, अब नीचे बोला गया खंडकाव्य, यानी कि आपको 2 प्रश्न है, या तो आप इसको कर लीजिए या तो आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलो भाई, ऐसे ही करके बहुत सारा दिया गया। खंड ख में दिया गया है श्रवण कुमार खंड काव्य, ठीक है, मुक्ति खंड काव्य, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, तो ऐसे बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो आपके ज़िले में आता है वही आपको लिखना है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है, जैसे हम बनारस के हैं तो हमारे यहाँ रश्मिरथी खंड काव्य चलता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको सारा का सारा प्रोवाइड करा देंगे कि ये किस जिले में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है। चलो भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो बोला जा रहा है कि चलिए क्या है, प्रश्न संख्या 6 है, अवलोक कृत्य खंडकाव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की घटना का वर्णन कीजिए। देखिए, ये भी एक तरीके से क्या है,
आपका वही क्वेश्चन है खंड काव्य, ये किसी और जिले का होगा। अब आते हैं हम अपने बातों पे खंड ख पे। खंड ख में क्या पूछा जाता है बाबू, और जो समझते हैं। खंड क में आपको हिंदी का गद्यांश और पद्यांश और विकल्पी क्वेश्चन पूछा गया। अब खंड ख में आपको पहले संस्कृत मिलेगा। अगर संस्कृत की तैयारी अच्छी है बाबू तो बहुत अच्छी बात है, अगर तैयारी नहीं है तो आपकी बहुत गलत बात है। तो चलिए, अगर आपका संस्कृत तैयार हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तैयार हुआ है तो आज भी हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी तैयारी बहुत कम समय में अच्छे लेवल पे करा देंगे ताकि आप हिंदी का पूरा नंबर उठाने की कोशिश करें। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा और ये आपको समझना भी पड़ेगा। तो यदि आप लोग तैयार हैं तो हमें बताइएगा ज़रूर। आइए भाई, नीचे एक दिया गया है क्या, हाँ या करके दिया गया है, या तो आप उसको कर लीजिए या तो आप इसे कर लीजिए। चलो भाई, अब आते हैं निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। क्या करना है, श्लोक दिया गया है, संदर्भ सहित क्या करना है, अनुवाद करना है। किस में, हिंदी में। जैसे बोला जा रहा है ना, 7 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है भाषा सुमुख्या, ठीक है, मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, तो भाषाओं में मुख्य भाषा दैवाड़ी, ठीक है, भाषाओं में मुख्य और मधुर दिव्यवाड़ी अर्थात संस्कृत है। तो चलिए, हम ज़्यादा बेसिक बात नहीं करेंगे, और अगर आपको ये पढ़ना भी है तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपका सारा का सारा हिंदी एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे। आइए भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। वैसे ही अथवा करके दिया था, उसको कर ही लेंगे। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। चलिए भाई, क्या क्या बोला जा रहा है, संस्कृत साहित्यम प्रमुखम काव्य के संति। चलो भाई, ये संस्कृत में से आपको भाषा सुमुख्या वाले में से आपसे पूछा जा रहा है कि जो संस्कृत का साहित्य है उसके प्रमुख काव्य क्या है, काव्य के संति, यानी कि संस्कृत में है तो आपको इसका जवाब हिंदी में देना पड़ेगा। किम धनम सर्वधनम प्रधानम, बोला कौन सा धन सभी धनों में प्रधान है भाई, प्रश्न संख्या 2। तो आप बोलेंगे विद्या रूपी धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। आइए, अब इसको करिए लेंगे आप, यानी कि आपको 2 प्रश्न करना है, इसमें से 2 तो कर लेंगे, 4 नंबर आपके खाते में। अच्छा खासा नंबर है बाबू, गोलियाइएगा अच्छे से, ठीक है, यानी कि इकट्ठा कर लीजिएगा। अब चलते हैं, अब इसमें आपको एक ग्रामर का भी पार्ट मिलेगा और यहाँ से आपको ग्रामर का भी क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण दीजिए, 2 नंबर मिल गया। श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर फिर मिल गया। चौपाई छंद, ठीक है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, फिर 2 नंबर मिल गया। अब देखिए 2-2 नंबर मिलता गया। अब लास्ट में आपको मिलेगा क्या, मिलेगा आपको प्रश्न संख्या 11। तो 11 प्रश्न पूछा था टोटल। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चलो भैया, 9 नंबर का है, पहले 12 नंबर का देता था लेकिन अब 9 नंबर का देता है। तो इसमें बोला जा रहा है पहला बेरोजगारी समस्या और समाधान, और दूसरा बोला जा रहा है सर्वधर्म संभाव, दूसरा हो गया, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन करिए। जैसे बहुत नवरात्रि का महीना आया था, आपने घूमा, खूब मेला वेला घूमा, तो आप किसी भी मेले को अपनी आंखों से देखे हैं जो उसका वर्णन कर सकते हैं एक निबंध के तौर पे। उसका नंबर आपको 9 नंबर मिलेगा। अच्छी लिखावट रहेगी तो 10 नंबर भी मिल जाएगा भाई, राइटिंग की बात है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये, और दिया गया है क्या, गोस्वामी तुलसीदास, या तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में ही आप लिख दीजिए निबंध। तो ये 4 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, ऐसे ही करके आपको एक टॉपिक उठाना है और अच्छे से निबंध को लिख देना है, और यहाँ से आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। तो हिंदी का पेपर ये हल होते जा रहा है भाई। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है क्या, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में बोला जा रहा है कि पावकः का संधि विच्छेद कीजिए। पौ प्लस अकह, पाव प्लस अकह, पो प्लस अकह, पा प्लस वकह। तो इसमें से कौन सा सही है, आप इसका संधि विच्छेद कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अगर नहीं कर पाएंगे तो भाई हम तो हैं ही, कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऐसे ही करके भाई
क्या है, प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे ही सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 13 में है, आत्मन शब्द का द्वितीय वचन रूप होगा। कौन सा रूप होगा, आत्मन होगा, आत्मन होगा, आत्मने होगा, आत्मा भी होगा, सॉरी आत्मनो होगा। तो इसमें से आपका एक ही ऑप्शन सही होगा, जो सही है उसको आप टिक कर लीजिएगा भाई। कौन सा सही, ये। तो जो सही है आप उसको सही कर लेना, ठीक है जी। चलो भाई, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है, नामक तत्शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। नामक का शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है, और वचन कौन सा है, बहुवचन के रूप में लिखना है। तो लिख देंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक। चलो भाई, और उसके बाद दूसरा है, रस्था धातु लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। क्या होगा भाई, इसको करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ऑप्शन नंबर क्या है, ठीक, तीसरा है भाई ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें बोला कि तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठाम, तिष्ठाम, तिष्ठम, यानी कि इसमें अस्था धातु का लोट लकार आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा सही है आप इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। अनुवाद वगैरह है तो आप इसको कर लेंगे, और इस तरह से आपके एक अच्छे लेवल पे, अच्छे टॉपिक पे आपका एक बेहतर से बेहतर वीडियो बना दिए हैं। आप इसकी तैयारी करते रहिएगा। बीच बीच में अगर कोई डाउट हो तो हमको तुरंत कॉल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तो हिंदी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सारे सब्जेक्ट अभी बाकी है, ठीक है। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।